सेवेंथ सेंचुरी। दुनिया के दो सबसे बड़े एम्पायर एक ही मैदान में आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ रोमन बाइजेंटीन एम्पायर 2 लाख से ज़्यादा फौज के साथ, और दूसरी तरफ सिर्फ 30,000 मुस्लिम मुजाहिदीन, जिनकी क़यादत अल्लाह के शेर खालिद बिन वलीद रहमतुल्लाह अलैह कर रहे हैं। लेकिन आने वाले चंद दिनों में जो कुछ हुआ, उसने दुनिया की हिस्ट्री हमेशा के लिए बदल दी। ये है जंगे यरमूक, जिसे लोग बैटल ऑफ द सेंचुरी कहते हैं। अमनो अमान वाला माहौल, न रोमन हमला कर रहे थे न मुसलमान। 1 महीना बीता और रोमन कैंप से पार्टी, गीत और शराब की आवाज़ें आती रहती थीं। खालिद बिन वलीद ने फ़ौरन समझ लिया कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है। फिर एक दिन रोमन जनरल का भेजा हुआ बंदा मुस्लिम कैंप में आया और अबू उबैदा से कहा, हम जंग नहीं करना चाहते, हम एक डील चाहते हैं, अपना कोई स्ट्रॉन्ग जनरल भेजें। अबू उबैदा ने खालिद को भेज दिया। जैसे ही खालिद पहुंचे, रोमन जनरल ने अपनी पूरी फौज को फुल आर्मर में सीधा कर दिया। मकसद था मुसलमान जनरल को डरा दिया जाए। लेकिन वो किसको डरा रहे थे? खालिद बिन वलीद एक एक सिपाही को देखकर मुस्कुराए और सीधे जनरल के सामने जाकर खड़े हो गए। रोमन जनरल ने जीसस और अपने बादशाह हेरक्लीस की तारीफ़ों का लंबा स्पीच शुरू कर दिया। जब हेरक्लीस की ज़्यादा ही तारीफ़ होने लगी तो खालिद ने उसे रोक दिया। हाँ, तुम्हारा बादशाह दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह हो सकता है, लेकिन जिसे हम लीडर बनाते हैं वो बादशाह नहीं होता, वो खलीफा होता है। जिसके दिल में बादशाही का एक ज़र्रा भी नज़र आए, हम उसे फ़ौरन उसके पद से उतार देते हैं। और ये सच था। इसे सबूत देने के लिए खालिद ने एक और बात कही। इस फौज में हज़रत उमर का बेटा अब्दुल्ला सिर्फ एक आम सिपाही है, और पहले खलीफा हज़रत अबू बकर का बेटा अब्दुर्रहमान भी एक आम लश्करी की तरह लड़ता है। रोमन जनरल होशो हवास खो बैठा। खालिद ने रोमन शराइत को रिजेक्ट किया और कैंप वापस आ गए। उन्हें यकीन हो गया, रोमन डील नहीं, रोमन डिले चाहते हैं। रोमन एम्पायर असल में पर्शियन एम्पायर की दूसरी बड़ी फौज का इंतजार कर रहा था, ताकि दोनों मिलकर मुसलमानों को एक ही वार में मिटा दें। ये सब खालिद को समझ आ गया। खालिद ने फ़ौरन मदीना लेटर भेजा। हज़रत उमर ने फ़ौरन ऑर्डर दिया, पर्शियन से कोई जंग नहीं, उन्हें अमन का पैगाम दो, ताकि उनकी फ़ौज रुक जाए और रोमन्स उनका इंतज़ार करते थक जाएं। ये गेम चेंजिंग प्लान था। हज़रत उमर ने 6,000 की फ्रेश फ़ौज भेजी, लेकिन एक खुफिया स्ट्रैटेजी के साथ। एक साथ जरमूक में मत उतरना, हर दिन 200 to 300 के स्मॉल ग्रुप्स में बैटलफील्ड में उतरना। इसका असर ज़बरदस्त निकला। रोमन्स फ़ौज हर सुबह उठकर देखती, मुसलमानों में फिर एक नई फ़ौज शामिल हो गई। उनका हौसला गिरता गया। 1 महीना गुजरा और रोमन जनरल ने समझ लिया कि अब अटैक के बगैर बचा नहीं जा सकता। जंग से एक रात पहले अबू उबैदा ने सारे जनरल्स को बुलाया। उन्होंने कहा, आप लोग क्या कहते हैं, क्या इस जंग की लीडरशिप खालिद बिन वलीद को दे दी जाए? सारे जनरल्स मुस्कुराए। सब कहने लगे, हम भी यही सोच रहे थे, इस जंग को खालिद जैसे दिमाग की ज़रूरत है। अगली सुबह अबू उबैदा ने अपनी कमांड छोड़ दी और खालिद बिन वलीद को आर्मी चीफ बना दिया। रोमन फौज ने पहला हमला नंबर्स के भरोसे किया, लेकिन दोनों तरफ कोई खास नुकसान नहीं हुआ। दोनों अपनी ताकत, हिम्मत, डिसिप्लिन को टेस्ट कर रहे थे। सुबह फजर रोमन फौज ने ज़बरदस्त अटैक किया। राइट विंग अमल बिन अल आस पीछे हटने लगा। वो हटते हटते कैंप्स तक पहुंच गए, और यहाँ हुआ वो जो तारीख में कभी नहीं हुआ था। मुस्लिम औरतों ने ऊँटों को खड़ा करके दीवार बना दी, तलवारों के साथ रोमन फौज के सामने उतर आईं और पीछे हटते हुए मुसलमानों पर पत्थर बरसाने लगीं कि शर्म करो, वापस जाओ, लड़ो। इनके नारों ने मर्दों का खून गर्म कर दिया। खालिद राइट साइड से घोड़े दौड़ाकर आए और मुसलमानों को वापस पुश करके फ्रंट लाइन बनवा दी। रोमन प्रेशर इतना ज़्यादा था कि फिर से राइट विंग पीछे हटने लगा, लेकिन इस मर्तबा ऑर्डर क्लियर था, सीधा पीछे नहीं, साइड पर हटना है। तकरीबन 1000 और मारे गए और दोनों फौजें खून में लिपटी हुई मगरिब तक लड़ती रहीं। जंग का चौथा दिन, डे ऑफ लॉस्ट आइज। ये वो दिन है जो तारीख में डे ऑफ लॉस्ट आइज के नाम से मशहूर हुआ। रोमन जनरल वहान ने स्ट्रैटेजी बदली। उसने अपनी लेफ्ट विंग को फुल फोर्स से हमला करने का हुक्म दिया। मुस्लिम लेफ्ट विंग पीछे हटती गई। खालिद ने अबू उबैदा और यजीद को ऑर्डर दिया कि साइड चेंज करो और फौरन हमला करो। रोमन आर्चर्स की बरसात ने 700 मुसलमानों की आंखें फोड़ दी।
یعنی ایک دن میں 700 آنکھوں کا نقصان۔ مسلم لائنز ہلنے لگی، کیمپس کے پاس پھر مسلم عورتیں نکلیں، تلواریں اٹھا کر، پتھر برسائے، جوش دلایا، اور فوج واپس پلٹ آئی۔ شام تک رومن فوج بہت کچھ کر کے بھی کچھ حاصل نہ کر سکی۔ 5واں دن، نو فائٹ۔ رومن فوج تھک چکی تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کو سندیشہ بھیجا کہ آج لڑائی نہیں کرنی۔ مسلم بھی تھکے ہوئے تھے، لیکن خالد نے مسکرا کر کہا، یہی تو ہماری اسٹریٹجی تھی، رومن کو تھکا دو، پھر حملہ کرو۔ 6واں دن، فائنل اٹیک۔ صبح ایک جوان رومن واریر نے قریگری نے مسلم جنرل کو چیلنج کیا۔ پہلی مرتبہ ابو عبیدہ خود موت کے مقابلے اترے۔ لمبی لڑائی کے بعد انہوں نے اس کا سر اڑا دیا۔ یہ سگنل تھا۔ خالد نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پوری مسلم فوج رومن پر ٹوٹ پڑی۔ رومن جنرل ہنس رہا تھا کہ آج مسلم ٹوٹ جائیں گے، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ خالد کی اصلی چال ابھی باقی ہے۔ اچانک خالد اپنے گھوڑے پر بالکل اکیلے رائٹ فلینک کی طرف دوڑ پڑے۔ رومن جنرل ہنس کر بولا، ایک آدمی ہمارا کیا بگاڑ لے گا؟ کسی کو نہیں پتا تھا کہ خالد کہاں جا رہے ہیں۔ جیسے ہی خالد پہاڑی کے پیچھے پہنچے، 8000 گھڑ سوار فوج وہاں سے نکل کر ان کے ساتھ مل گئی۔ یہ فوج خالد نے پہلے ہی چھپا کر رکھی تھی۔ یہ 8000 ہارس مین بجلی کی طرح رومن آرمی پر ٹوٹ پڑے۔ رومن لائنز ٹوٹ گئیں، ڈر پھیل گیا اور وہ بھاگنے لگے۔ بھاگ کر یرموک کے پل کی طرف آئے، لیکن شوق، پل پر پہلے سے مسلم فوج کھڑی تھی۔ خالد نے انہیں ایک رات پہلے ہی وہاں چھپا دیا تھا۔ رومن آرمی پھنس گئی اور تباہی شروع ہو گئی۔ خالد نے جب یہ منظر دیکھا تو آنکھیں بند کر کے اللہ کا شکر ادا کیا۔ خالد نے پوچھا، وہین کہاں ہے؟ جب پتہ چلا کہ وہ بھاگ چکا ہے، خالد اس کے پیچھے دوڑے، آخر پکڑ کر اس کا کام تمام کر دیا۔ رومن ایمپائر کا سب سے بڑا جنرل زمین پر گر چکا تھا۔ جنگ یرموک کو بیٹل آف دا سینچری اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ جب ہار کی خبر ایمپرر ہرکلس تک پہنچی، وہ انطاکیہ کے قلعہ کی چوٹی پر گیا، شام کی طرف دیکھا اور کہا، اے زمین شام، تمہیں سلام، تم دنیا کی سب سے خوبصورت زمین تھیں، آج میں تمہیں ہمیشہ کے لیے کھو دیتا ہوں۔ اور پھر واپس کانسٹینٹینوپل چلا گیا، کبھی شام کو واپس نہ حاصل کر سکا۔